जिस बैल ने घर की जान बचाई वही बैल अब मुसीबत बन गया। मैं अपने दादा से कह रहा था कि दादा इस बूढ़े बैल को बचा लो, अगर ये हमारे घर के बच्चे को बचा दे तो मैं इसे पूरी जिंदगी पालूंगा और इसे अच्छा जीवन दूंगा। जैसे ही दादा ने ये बात कही बूढ़ा बैल सिर उठाकर दादा को देखने लगा जैसे उसे सब समझ आ गया हो। कुछ ही दिनों बाद मेरे चाचा की बीमारी सच में ठीक हो गया, लेकिन तभी हमारे घर का वही बूढ़ा बैल बीमार पड़ गया और गौशाला में लेट गया। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरे पिता बोले कि अब बस कुछ ही दिनों में खेत जोतने का समय आ गया है। पहले यही बैल खेत जोतता था लेकिन अब ये बीमार हो गया है, अब खेत कैसे जोतेंगे। और फिर तभी मेरे चाचा बोले कि इसे बेच देना चाहिए। पिता ने कहा कि आप अभी भी क्यों सोच रहे हो, अगर ये बैल अभी जिंदा है तो इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएगा, लेकिन अगर बीमारी से मर गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। घर के बाकी लोग भी यही बोलने लगा कि बैल को जल्दी बेच दो ताकि खेती में देर ना हो, लेकिन दादा ने साफ मना कर दिया। दादा बोले मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा, बच्चे की बीमारी ठीक हुआ है तो इसी बैल की वजह से हुआ है। मैंने वादा किया है कि मैं इसे बूढ़ा होने तक पालूंगा। तभी घर के लोग बोले कि आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो, बच्चे की बीमारी ठीक हुआ है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छा था, इसका इस बैल से क्या लेना देना है। हमारा पूरा घर खेतों पर चलता है, अगर बैल नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे, इसलिए जल्दी इसे बेच दो। लेकिन दादा फिर भी बोले मैं इसे नहीं बेचूंगा, अगर मैंने इसे बेच दिया तो मुझे पाप लगेगा। जैसे ही दादा ने ये बात बोला अचानक से गौशाला में लेटा हुआ वो बूढ़ा बैल धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, और फिर तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया। अचानक से उसने अपने दोनों आगे के पैर जमीन पर रख दिए और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर सबके होश उड़ गया। घर के लोग डर गए और बोले ये बैल अब साधारण जानवर नहीं रहा, ये तो राक्षस बन जाएगा, इसे तुरंत बेच देना चाहिए। तभी मेरे चाचा बोले कि मैं कल इसे शहर ले जाकर बेच दूंगा, लेकिन दादा ये सुनते ही गुस्सा हो गया और उन्होंने मेरे चाचा को जोर से लात मार दिया। चाचा गुस्से में बोला कि एक जानवर के लिए आप अपने ही बेटे को मार रहे हो, आप सच में बूढ़े और पागल हो गया हो। उस रात मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं गौशाला में चला गया। मैंने उस बूढ़े बैल की तरफ देखा और कहा कि डर मत, मैं तुझे पालूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा वो बैल मेरी तरफ देखने लगा, उसकी आंखों में दया था और फिर वो धीरे से दोबारा मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। रात हो गया था, अचानक से आसमान में तेज बिजली चमकने लगा और जोर की बारिश शुरू हो गया। मुझे डर लगा कि बैल भीग जाएगा, इसलिए मैं तुरंत गौशाला की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मेरे होश उड़ गया। गौशाला का दरवाजा खुला हुआ था और वो बूढ़ा बैल गायब था। दादी गुस्से में चिल्लाने लगी और बोली मैंने पहले ही कहा था ये बैल अजीब है, इसे बेच देना चाहिए था, अब ये भाग गया। हमारा गांव बहुत गरीब था, एक बूढ़ा बैल भी हमारे घर की आधी दौलत जैसा था। दादी गुस्से में बोली कि ये बैल जरूर नाटक कर रहा था, जब इसे पता चला कि हम इसे बेचने वाले हैं तो ये खुद ही भाग गया, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसकी खाल तक उतार दूंगी। तभी दादा जल्दी से बोले कि गांव वालों को जगा दो, सबको बुलाओ, जल्दी जाओ और उस बूढ़े बैल को ढूंढने में मदद मांगो। अगला पार्ट मिस मत करना। अगले दिन जो दिखा उससे सब दंग रह गए। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया और हमारे घर का बूढ़ा बैल मिल गया। वह पहाड़ी के पास कब्रों वाली जगह में मिला। वहाँ बहुत सारी कब्रें थी, लेकिन हमारे घर के बूढ़े बैल ने चेन लाओसान की कब्र खोद डाला था। चेन लाओसान को मरे अभी सिर्फ 7 दिन हुआ था, इसलिए उसका शरीर अभी सड़ा नहीं था, लेकिन हमारे घर के बूढ़े बैल ने उसके शरीर का आधा हिस्सा खा लिया था। ये देखकर चेन लाओसान का बेटा राजू गुस्से से पागल हो गया और हमारे घर से जवाब मांगने लगा। राजू बोला मेरे पिता भूख से मरे थे, उनकी किस्मत खराब था, लेकिन आज सिर्फ पहला ही दिन हुआ है और तुम्हारे बैल ने मेरे पिता की कब्र खोद दिया। ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें इसका मुआवजा देना पड़ेगा और मुझे वो बैल देना होगा। मेरे चाचा गुस्से में बोले तुम्हें शर्म नहीं आता, एक टूटी हुई कब्र के लिए तुम बैल मांग रहा है, जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तब तो तुमने कभी उनकी मदद नहीं किया। गांव वालों को भी ये बात अजीब लगा क्योंकि चेन लाओसान नदी में डूबकर मरा था, लेकिन किसी ने उसे नदी में डूबते नहीं देखा था। हमारे गांव के लोग तैरना जानते हैं, इसलिए कोई आसानी से नहीं डूबता। गांव के लोग आपस में बात करने लगा और सबको शक होने लगा। राजू गुस्से में मेरे चाचा को घूरने लगा और बोला अगर तुम मुझे वो बैल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे लिए परिवार की कब्र भी खोद दूंगा। राजू गांव का अच्छा आदमी नहीं था, वह हमेशा खाली घूमता रहता था और इतने सालों से उसका पिता ही उसे पाल रहा था। मेरे चाचा और राजू के बीच जोरदार बहस होने लगा। अगर गांव वाले बीच में नहीं आते तो दोनों लड़ पड़ते। तभी गांव के किसी आदमी ने कहा कि ये बूढ़ा बैल अब नहीं रखा जा सकता, इसे मार देना चाहिए। अचानक से बूढ़े बैल ने सिर उठाया और मेरे पिता की तरफ देखने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी बीमारी कुछ ठीक हो गया है। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया और उसकी आंखें अचानक बहुत अजीब लगने लगा। राजू फिर बोला लियो दाकवान, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन ये बैल मुझे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की कब्र खोद दूंगा। तभी किसी ने पूछा क्या तुमने अपने पिता को देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह से अपने पिता को नहीं देखा। हम सब पहाड़ी के मोड़ पर खड़े होकर मेरे उस रात दरवाजे पर जो खड़ा था वह दादा नहीं था। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। मैंने देखा हमारे घर का आंगन वाला दरवाजा खुला हुआ था। मेरे दादा वापस आ गया था। उनके पीछे वही बूढ़ा पीला बैल भी था, लेकिन दादा बैल को पकड़े दरवाजे पर बारिश में खड़ा था और अंदर नहीं आ रहा था। मैं खाट से उतरा और पूर्व वाले कमरे का दरवाजा खोलकर आंगन की तरफ चिल्लाया, दादा आप आंगन में आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने फिर से आवाज लगाया, दादा जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। हमारे आंगन के दरवाजे पर एक बहुत ऊंची चौखट था। दादा कहा करता था कि ये चौखट गंदी चीजों को अंदर आने से रोकता है, अगर ये चौखट हो तो बुरी चीजें घर में नहीं आ पाती। लेकिन दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पीछे खड़ा बूढ़ा बैल मुझे घूर कर देख रहा था। दादा जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है। और फिर तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमका। वो चमक इतनी तेज था कि चारों तरफ रोशनी हो गया और उसी पल मैंने साफ देखा कि दरवाजे पर खड़ा आदमी मेरे दादा नहीं था, वो चेन लाओसान था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान था। मुझे दादा की बात याद आ गया था कि अगर किसी भूत का नाम 3 बार पुकारो तो वो आ जाता है, और मैंने अभी अभी चेन लाओसान का नाम 3 बार पुकारा था। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा और पूरे शरीर में ठंड लगने लगा। तभी मैंने देखा कि आंगन में एक काला साया खड़ा था। चेन लाओसान आंगन के अंदर आ गया था और उसके पीछे वही बूढ़ा पीला बैल भी था। मैं डर के मारे कांपने लगा और जल्दी से पूर्व वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था। तभी बाहर से चेन लाओसान की आवाज आया, लेकिन वो मेरे दादा की आवाज की नकल कर रहा था। छोटे फल के छिलके, बाहर बहुत बारिश है, जल्दी दरवाजा खोल दो। मैं डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया और कोई आवाज नहीं निकाला। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो बाहर से फिर आवाज आया, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश मेरे जूते भिगो देगा। मुझे अचानक याद आया कि चेन लाओसान का शरीर हमारे बूढ़े बैल ने खा लिया था और वो पैरों से खाना शुरू किया था। इसका मतलब चेन लाओ
जिसे मैं दादा समझ रहा था वो कोई और निकला। ये तुम कहाँ हो, बाहर आओ। मेरी दादी अचानक वापस आ गई। मैं बोला, दादी मैं तहखाने में हूँ। मैंने तहखाने का ढक्कन खोला तो देखा हमारे घर के मिट्टी के बिस्तर पर एक काला साया बैठा था। वो किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। दादी क्या वो आप हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे बाहर निकला और अंधेरे में फिर पूछा, दादी क्या वो आप हो? तभी आवाज आई, छोटे जल्दी इधर आ। मैं उस साये की तरफ 2 कदम बढ़ा ही था कि अचानक से बिजली चमकी और जैसे ही रोशनी पड़ी मैंने उसका चेहरा देखा। वो दादी नहीं बल्कि चेन लाओसान था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब डरावनी चमक थी। मेरे होश उड़ गए और मैं जोर से चिल्लाया। वो झुककर काली हंसी हंस रहा था और धीरे धीरे उठने लगा। मैं डर के मारे तुरंत बाहर भाग गया। बचाओ बचाओ, मैं भागता रहा और पीछे देखा तो एक काला साया मेरा पीछा कर रहा था और उसके साथ वही पुराना बैल भी था। मैं पहाड़ के पीछे भाग गया। मुझे बस अपने दादा को ढूंढना था। पता नहीं कितनी देर तक भागता रहा और कितनी बार गिरा। फिर मैं पहाड़ के मोड़ पर पहुंचा और जोर से चिल्लाया, दादा। मेरी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। मैं भागते हुए चिल्लाता रहा, दादा। तभी मैं तेजी से अपने दादा की तरफ भागा। मैंने कहा, मैंने चेन लाओसान को देखा है। जैसे ही मैं दादा के पास पहुंचा उन्होंने मेरी तरफ देखा और जैसे ही उन्होंने सिर घुमाया मैं वहीं जम गया। उनका चेहरा भी चेन लाओसान का बन गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आया तो सच और भी डरावना निकला, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे सामने जो खड़ा था वो और भी डरावना था। जब मैंने दोबारा आंख खोला तब तक दिन काफी निकल चुका था। मुझे होश में देख दादी गुस्से में बोली, तू पीछे पहाड़ क्यों भागा था? तू बिल्कुल भी बात नहीं मानता। मैं घबरा कर बोला, मैंने चेन लाओसान को देखा है। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में बैठे सब लोग एकदम चुप हो गए। किसी ने कहा, ये क्या बकवास है? चेन लाओसान की लाश तो सड़ चुकी है और आधी तो पुराने बैल ने खा ली थी। तू उसे कैसे देख सकता है? मैं डरते हुए बोला, सच में कल रात बारिश में चेन लाओसान हमारे घर आया था और उसके पीछे वही पुराना बैल भी था। तभी किसी ने कहा, कल रात हमें वो बैल पहाड़ के पीछे मिला था। सब बोले, ये सब झूठ है, तूने गलत देखा होगा या तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। मैं फिर बोला, नहीं, मैंने सच में चेन लाओसान को देखा है। तभी अचानक से बाहर शोर सुनाई दिया। चेन लियांग कुछ नौजवान लड़कों के साथ हमारे घर आ गया। उनके हाथ में फावड़े थे और सब गुस्से में थे। वो बोला, ये पुराना बैल ठीक नहीं है, इसे जिंदा नहीं रखना चाहिए। मेरे घर वाले बोले, अगर नहीं रखना तो तुम खुद क्यों इसे लेने नहीं आए? वो गुस्से में बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? ये बैल चेन लाओसान की लाश खा चुका है, इसमें अब गंदी ताकत लग गई है। मेरे चाचा बोले, हम इसे अभी गौशाला में रखेंगे, इसे खाना देंगे और 3 दिन बाद मार देंगे, क्योंकि बैल मारने का भी एक सही दिन होता है। तभी चेन लियांग गुस्से में बोला, बकवास बंद करो, तुम बस मुझे बैल नहीं देना चाहते। मेरे चाचा बोले, ये बैल शुरू से हमारा है, हम क्यों दें? ये सुनकर चेन लियांग और भड़क गया और उसने गुस्से में मेरे चाचा को घूरा और बोला, देखा मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं? लेकिन तभी चेन लियांग ने जो अगला कदम उठाया उससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पार्ट 5 में बैल की आंखों में जो दिखा उसने सबको हिला दिया। लियांग जी, तू 3 दिन रुक, मैं इस पुराने बैल को मार दूंगा। क्या मैं तुझे इसका मांस नहीं दे सकता? ये बैल अब नहीं पाला जा सकता, ये तुझे नुकसान करेगा। लियू दाकवान, मुझे ये बैल चाहिए। बकवास मत कर। लियांग जी, जो कहना था मैंने कह दिया। अगर तू नहीं मानता तो फिर जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। रात में जब इस बैल को रखो तो बाहर मत निकलना और दरवाजा बंद रखना। इस बैल को घर के अंदर मत आने देना। ये कहकर उसने पुराने बैल को गौशाला से बाहर कर दिया। उस बैल की आंखों में अजीब सा घमंड दिख रहा था। वो जब दरवाजे तक पहुंचा तो मुड़कर मेरे चाचा को घूर कर देखने लगा। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। चेन लियांग तो पागल है, ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहता है, ये अपनी जान से खेल रहा है। किसी ने कहा, उस बैल की आंखें चेन लाओसान जैसी लग रही थी, बहुत चालाक और डरावनी। 3 दिन बाद दोपहर में इसे मार देंगे। मेरे दादा बोले, तुम लोग खुद को बहुत समझदार समझते हो, पहले ही इसे बेच देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। स्तंभ की बीमारी भी इसी बैल ने टाली थी। हमारा इस पर कर्ज है। अगर इसने गलती से चेन लाओसान की लाश नहीं खाई होती तो मैं इसे कभी नहीं मारता। मैं चुप रहा और कुछ नहीं बोला। अगले दिन चेन लियांग घबराया हुआ हमारे आंगन में आया। वो पसीने में भीगा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा, ये बैल बहुत खतरनाक है। कल रात मैंने अपने बाप को देखा, वो आंगन में इस बैल को पकड़कर खड़ा था और घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ मेरे घर की देहरी ऊंची थी, वो अंदर नहीं आ सका। मैंने पूरी रात जाग कर काटी। सुबह मुर्गे की आवाज सुनी, तब जाकर बाहर निकला और वो बैल मुझे घूर। दूसरे दिन सुबह का समय था। बापू बोले, कल रात चेन लाओसान क्यों नहीं आया? डराने पता नहीं, अगर एक रात और निकल गया तो आज के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हो गया। चेन लाओसान का हमसे कोई झगड़ा नहीं था। जब वो जिंदा था उसकी कब्र हमने नहीं खोदी, वो बूढ़े बैल ने खोदी थी। उसे मजबूरी में हमसे लड़ना पड़ा और फिर तभी पुरानी बात सामने आई। चेन लाओसान बहुत बैर रखने वाला था। 20 साल पहले बापू ने उसे मारा था। तभी किसी ने बुआ के लिए रिश्ता बताया था और वो रिश्ता चेन लाओसान ही था। लेकिन जैसे ही वो पहली बार मिला उसने बुआ के साथ गलत हरकत की और फिर तभी बापू ने उसे पीट दिया। तभी से वो बापू से नफरत करने लगा। हमेशा बदला लेने का सोचता रहा, लेकिन इतने सालों में उसे मौका नहीं मिला। कोई बोला, ये सब पुरानी बातें क्यों उठा रहे हो? दूसरा बोला, इसमें छुपाने जैसा क्या है? पूरा गांव जानता है, तुमने उसका एक दांत तोड़ दिया था। ये सुनते ही सब चुप हो गए। मैं गिरने ही वाला था और फिर तभी बूढ़े बैल ने जोर से आवाज लगाई। हम भागकर उसके पास गए और जैसे ही हमने देखा वो बूढ़ा बैल रो रहा था। अचानक से मैंने देखा चेन लाओसान हमारे घर से बाहर निकल रहा था। वो बहुत धीरे चल रहा था। उसके हाथ में कैंची थी और उसकी नजरें हम पर टिकी हुई थी, जैसे वो हम सबको मार देगा। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, बापू अब क्या करें? बापू बोले, तुम सब यहाँ से चले जाओ, आज रात मैं अकेला यहीं रहूंगा। और फिर तभी किसी ने कहा, क्यों ना अभी इसी वक्त उस बूढ़े बैल को मार दे, बहुत डर लग रहा है। बापू ने आसमान की तरफ देखा, फिर उस बूढ़े बैल की तरफ देखा। अभी नहीं, कल शाम 5 बजे तक इंतजार करना होगा। फिर हमने तय किया, चलो कुछ दिन मामा के घर चलते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। हम सब गांव के बाहर जाने लगे। जैसे ही गांव के बाहर पहुंचे अचानक से एक भिखारी सामने आ गया। उसने दादी को रोक लिया। वो बोला, तुम्हारे घर में कोई मरने वाला है। ये सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया। दादी बोली, अगर फिर से उल्टा सीधा बोला तो मुंह फाड़ दूंगी। लेकिन वो भिखारी बिल्कुल शांत था। उसने आंखें सिकोड़ ली और फिर तभी छोटे चाचा की तरफ देखा। कल दोपहर तुम मर जाओगे। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। चाचा बोले, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन भिखारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चाचा के पास आया और जैसे ही उसने उन्हें सूंघा वो बोला, तुमसे लाश की बदबू आ रही है, तुम कल दोपहर तक जिंदा नहीं रहोगे। ये सुनकर डर और बढ़ गया। वो जाने लगा लेकिन फिर हो गया। दादी ने उसे रोक लिया। दादी बोली, तू आखिर कहना क्या चाहता है? तू करना क्या चाहता है? भिखारी हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी और फिर तभी उसने चाचा की तरफ देखा और बोला, तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। वो बूढ़ा बैल तुम्हारे लिए मुसीबत झेल रहा है, तुम उसकी जान लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जान उसी से जुड़ी हुई है। कल दोपहर जैसे ही बैल मरेगा तुम भी नहीं बचोगे। ये सुनते ही चाचा एकदम चुप हो गए। वो बस उसे घूरते रहे। अचानक से दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू ये सब कैसे जानता है? भिखारी ने हाथ छुड़ा लिया और कुछ नहीं बोला। और फिर तभी चाचा उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। बोले, बाबा आप तो सच्चे ज्ञानी हो, कृपा करके मुझे बचा लो। भिखारी बोला, उस बैल ने चेन लाओसान की लाश खा ली थी। अब चेन लाओसान की आत्मा उसी बैल में है। अगर उसे भेजना है तो उसे पूरा शरीर वापस देना होगा और फिर तभी उसके लिए एक नया घर बनाना होगा जो बारिश में भी न टपके
उसे 7 दिन वहाँ रखना होगा, तभी ये मुसीबत खत्म होगी। ये सुनते ही दादी जमीन पर गिर गई और उसका धन्यवाद करने लगी। लेकिन फिर हो गया, मुझे कुछ अजीब लगा। दोपहर का समय था, लेकिन उस भिखारी की कोई परछाई नहीं थी। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वो अचानक गायब हो गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। सब लोग हैरान रह गए। कोई बोला, अब डरने की जरूरत नहीं, हमें कोई बड़ा संत मिल गया। मैंने कहा, माँ चलो घर चलते हैं, पापा को सब बताना होगा। और फिर तभी हम जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे और उसी के साथ उस खौफनाक कहानी का अंत हो गया।